Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा। Thank you, Amit. Yes, friends, let's begin with the headlines. Well, benchmark domestic indices decline. Sensex dips nearly 300 points. Nifty settles at 25,321. Most Asian stock markets end in negative territory. And in the bullion market, gold and silver prices fall. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट। सेंसेक्स लगभग 300 अंक लुढ़का। निफ्टी 25,321 के स्तर पर दर्ज। प्रमुख एशियाई बाजारों में भी गिरावट का दौर और सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी। So before we move any further, here's an announcement for our listener friends. Well, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। लगातार 3 कारोबारी सत्र में मजबूती के बाद आज घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट नजर आई। कारोबार की शुरुआत में बाजारों में तेज गिरावट रही, हालांकि बाद में गिरावट का दौर संभला। कारोबार के अंत में मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 0.4% के नुकसान से 297 अंक गिरकर 82,270 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% की गिरावट से 98 अंक गिरकर 25,321 के स्तर पर दर्ज हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended around 0.4% lower today, snapping a 3-day gaining streak. Markets opened with a sharp gap down and traded on a bearish note throughout the session. However, in the last hour of trade, the indices recovered some of their losses but still closed in the red. The Sensex fell by 297 points to close at 82,270, while Nifty slid 98 points to settle at 25,321. सेंसेक्स पैक की 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान रहा। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील 4.6%, आईसीआईसीआई बैंक 2.1% और पावर ग्रिड में 1.6% की गिरावट दर्ज रही। बढ़त वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 1.4%, स्टेट बैंक 1.2% और आईटीसी 1.1% की मजबूती के साथ बंद हुए। Among the sectoral indices at the BSE, 11 out of 22 sectors edged upward. In the gainers, telecommunication climbed around 2.2%, FMCG increased 1.5%, and healthcare rose upwards of 1%. Among the key decliners, metal plunged more than 5.1%, commodities dropped nearly 2.6%, and oil and gas as well as focused IT both shed about 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,424 companies advanced, 1,783 declined, and 160 remained unchanged. And rupee? नजर डालते हैं रुपया पे। अंतरबैंकी विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे की कमजोरी से 91 रुपये 99 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स 96.53 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। विशाल, बाजार में मोटे तौर पे तो निश्चित तौर पे गिरावट रही, लेकिन जैसा कि अभी लालिमा ने बताया कि बाजार की जो अंतर्धारणा थी वो फिर भी सकारात्मक थी, क्योंकि तकरीबन 2400 शेयर कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त रही, जबकि तकरीबन 1800 शेयरों में
आज गिरावट दर्ज हुई। क्या मानेंगे, क्योंकि तकरीबन काफ़ी 3 कारोबारी सत्र से अगर बाजार में थोड़ा सा मुनाफा वो मजबूती रही है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है या कोई और कारण? देखिए, इसमें अमित जी कई एंगल से कई तरीके से इसको देखा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि 3 दिन अगर बाजार में पॉजिटिव रैली रही है, पॉजिटिव आउटलुक रहा है और उसके बाद चौथे दिन लगभग 300 अंकों की जो गिरावट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे बाज़ार का प्ले माना जा सकता है, क्योंकि बाज़ार का ये स्वभाव है, ये नेचर है शेयर मार्केट का कि जो अगर इंडाइसेस ऊपर जाएंगे तो वो नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन इनके कारणों की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं, जैसा कि आपने कहा। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि 2 दिन बाद, यानी कि परसों ही, 2 दिन भी नहीं है अब तो, जो बजट है वो पेश किया जाएगा और बजट वाले दिन बाज़ार भी खुला रहेगा। तो बजट से ठीक पहले, यानी कि अब 1 दिन की छुट्टी रहेगी शनिवार को, और रविवार को जब बजट पेश होगा तो उस वक्त बाजार खुला होगा। तो इस तरह की गिरावट बाजार में होना एक चीज़ दर्शाता है कि थोड़ा कॉशियस रुख ज़रूर है बाज़ार में, और ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी नज़र सभी जो एंगल्स हैं उन पर है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ ये जो उठापटक बाज़ार में चल रही है वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेके हो सकता है, क्योंकि कई सारी ग्लोबल हेडविंड्स, टेलविंड्स हैं जिससे बाजार को लगातार जूझते रहना पड़ रहा है। चाहे हम ट्रंप का ईरान की तरफ लेकर जो रुख है ट्रंप सरकार का, उसकी बात करें, या फिर हाल फिलहाल में जो डावोस में जिस तरह का भाषण जो है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आया था, चाहे वो डेनमार्क से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो नाटो से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे वो रशिया और यूक्रेन से जुड़ी हुई बातें हों, तो ये सब जब विश्व के एक ज़्यादा शक्तिशाली देश के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो उसका असर धीरे धीरे करके बाजार में निवेशकों के सेंटिमेंट पे, उनके मूड पे, उनके कॉशियस अप्रोच पे, इस सब पे धीरे धीरे देखने को मिलता है। एक इमीडिएट अगर ट्रिगर जैसे कहा जाए तो इमीडिएट ट्रिगर है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक नया फेड रिजर्व का जो चेयरमैन है उसकी घोषणा करनी है, और जिस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं तो बहुत ही हॉकिश अप्रोच वाले वो नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा सेंटिमेंट खबरें हैं कि उन्होंने लगभग नाम तय भी कर लिया जी है। बिल्कुल, वो हॉकिश अप्रोच वाले ही हैं, तो इसलिए जब तक घोषणा नहीं होती तब तक नाम तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो भी नाम चल रहे हैं उन सब में जो उनकी अप्रोच रहेगी वो बड़ी हॉकिश रहेगी, यानी कि बहुत ही जो पावेल की जो अप्रोच थी उसके लगभग उलट माना जाए इसे। तो अगर उसके अगर उलट रहेगा मामला तो फिर जो बाजार के सेंटिमेंट हैं, खासतौर पर अमेरिकी बाजार है, यूरोपियन बाजार हैं, वो यूरोपियन बाजार जो आज रहे उनमें भी इस बात का असर काफ़ी देखने को मिला। तो ये एक थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर। और एक और फैक्टर है जिसे हम देखते हैं कि एफपीआई यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका विड्रॉल मोड आज थोड़ा सा ज़रूर देखने को मिला। तो वो, हालांकि मैंने कई बार कहा है चर्चा के दौरान कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर बाहर कहीं उनको इन्वेस्ट करने से, किसी और देश में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एक पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ वो ज़रूर जाएंगे और शायद एक रिन्यूड विगर के साथ हमें वापस आते हुए दिखाई दें बजट पेश होने के बाद। Vishal, what about the impact of the economic survey which was tabled yesterday? It says India's growth is near 7%. Of course, it flags uncertain global environment. And in one word, it calls our economy resilient and also Goldilocks economy, which means the one with rapid GDP growth and low inflation. How do you see the impact of this whole picture which has been created by economic survey? Some plus, some minus, as it always happens. See, economic survey is a document, which not only portrays the picture of how the year has been, but also tries to go ahead and point out what exactly lies ahead in the next fiscal, and sort of trying to give a direction, indicating the kind of direction which the government might take in its budget. So it's a sort of an indication, not whatever said in the economic survey might be put into practice by the government in its budget speech, because it will have its own constraint. But economic survey gives us a bit of an idea as to how the journey has been so far. And the economic survey is not misplaced when it says that the fundamentals of the economy are strong. Yes. You look at whatever has happened throughout the year, be it in terms of since
since we are in market mantra, be it in terms of, stock markets, every time there has been a negative rally, it has been cushioned by the domestic investors. It has been cushioned by the domestic demand. So we have a huge domestic demand, and look at various sectors which are still resilient, throughout the year, despite all kind of, global economic, confusion, especially over the Trump tariff threats. Yes. Almost every country's economy has been, in a sort of in a spin. Trying to figure out as to how they should navigate this sort of tariff minefield. But we played it nice. Our markets have played it nice, and the credit goes to the fundamentals of the economy, because ultimately, at the end of the day, if your fundamentals are strong, then the building which has been constructed on those fundamentals will withstand whatever kind of shocks might come along the way. And the fundamentals which we are creating now by signing on a free trade agreements with many countries recently with the EU, that also is going to create a good foundation for future, because it will be ratified in the next 1 year. Yes, and we're branching out, we're branching out our options in this manner. We are, protecting our interests, because worldwide, what you see right now from major economies to smaller economies is the policy of protectionism. We're playing it very safe. We are not going, extremely on that end. But yes, we have to protect our interests as well. We have to look for new markets also. We have to open our markets to the new customers as well. Yes. We have to look for meaningful, collaborations, meaningful trade collaborations. It's not just about import or exports. It's about how we can further, amplify the quality of technology, which is put in place in our products. How we can learn from these countries in which with which we get into these agreements. Of course, these are trade agreements, but they have a larger value apart from just being about import or exports. We're cultivating long-term relationships with these countries, with these blocs. For example, the European Union, the FTA, which we have signed, that clearly gives us an advantage over, several other markets which are in place. And again, let's not forget, when we talk about the fundamentals of the economy, it's not just about looking outwards. We look inwards as well, and we have a huge growth potential. We have a wonderful, demand structure, and that is sustaining, our producers, our manufacturers. They're not solely dependent upon just exports. And that's why, to add to it reminds me that what the survey said, Swadeshi is not as inward-looking protectionism, but as investment in national strength. So, yes, over to you, Amit ji. विशाल, मैं 2-3 चीजें जानना चाहूंगा. अभी जैसा आपने भी कहा कि सिर्फ एक दिन बचा है, हमारे पूरे साल का लेखा जोखा हमारे सामने आ जाएगा. साथ ही साथ उसके बाद 4 फरवरी के आसपास हम मॉनेटरी पॉलिसी का भी रुख देखेंगे. अभी हमने तीसरी तिमाही में कंपनी जगत के नतीजे भी देखे हैं. ये जो कुल मिला जुला रुख है, आर्थिक सर्वेक्षण हमारे पास आ ही चुका है. अब ऐसी स्थिति में सरकार के पास कितना बड़ा रास्ता बनता है, जबकि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर कर सकेंगे, या सरकार बना पाएगी? क्योंकि पिछली जब जीएसटी में कटौती हुई थी, एक बहुत बड़ा कदम था वो भी. हमारे उद्योग जगत को बहुत फायदा हुआ, और छोटे से लेकर बड़े उद्योगों को हर किसी को फायदा हुआ. क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये ग्रोथ इंजन जो है वो बजट में भी उसी तरीके से आएगा? और रिजर्व बैंक के पास क्या अभी भी कोई आपको लगता है कि इस ग्रोथ इंजन में कोई और बूस्टर डोज देने की वजह बनेगी? देखिए, आपने सही कहा, बजट से क्या उम्मीदें हैं और किस तरह का नज़ारा बन सकता है, सबकी निगाहें उसी पे टिकी हैं. और इकोनॉमिक सर्वे ने जो कहा है कि 6.8 से 7.2% का जीडीपी ग्रोथ रह सकती है, और नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें तो दिहाई के आंकड़े तक भी पहुंचा जा सकता है, 10% जो कि बात की जा रही है. अब इसमें 2 चीज़ें हैं अमित जी. पहला ये है कि सरकार के पास कितना एल्बो रूम है मैन्यूवर करने के लिए. तो सरकार ने पिछले कुछ सालों में जितना करना था, मेरा ये मानना है, जितना सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने उससे 2 कदम आगे बढ़कर किया. कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो, रिफॉर्म्स की बात हो, राहत देने की बात हो. लेकिन अब जो बार बार सरकार की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि जो इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट सेक्टर है,
उसको थोड़ा सा और अपनी कदम ताल बढ़ानी होगी। सरकार मतलब के सरकारी कदम से क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी निवेश बढ़ाना सरकार पड़ेगा। के कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। वो उनकी चाल थोड़ी सी तेज जरूर हुई है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि इतनी तेज साल से काम चलेगा नहीं। थोड़े से और कदम ताल तेज करनी पड़ेगी, थोड़े से और कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि सरकार के पास और थोड़ा सा मैन्यूवरिंग रूम रहे सोशल सेक्टर की तरफ और ज्यादा ध्यान देने का। और मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिफॉर्म्स बहुत किए गए हैं, कई सारी छूट भी दी गई, कई सारी राहत भी दी गई। मुझे लगता है कि ये साल उन रिफॉर्म्स के इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन का साल होगा। Like we are trying to bring in private parties in the nuclear investment, nuclear energy investment. Now I believe, as I was saying, it's time for those reforms to be implemented. Right. नजर डाल देते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का दौर रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 2.1%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.5% और जापान का निक्केई मामूली गिरावट से बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती नजर आई। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% से 1% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। A look at the US markets now. Wall Street closed mostly lower yesterday as traders reacted to the mega cap technology earnings alongside the Federal Reserve's latest interest rate decision. Among the major indices, the tech-heavy Nasdaq Composite Index slid 0.7%, while the S&P 500 edged down 0.1%. In contrast, the Dow Jones Industrial Average bucked the broader trend, eking out a 0.1% gain. बहुत संक्षेप में विशाल, जो यूरोपीय शेयर बाजारों की चल रही है वो कहीं उम्मीद जगाती है, लेकिन एशियाई बाजारों में आपने भी कहा था कि एशियाई बाजार काफी दबाव में ही नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर अमेरिका को देखें, क्या वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप साहब किसको फेड का चेयरमैन बनाते हैं? इस तरीके कुछ सेंटिमेंटल इश्यूज भी हैं। बिल्कुल, अगर वैश्विक बाजारों की बात करें तो दो बड़े फैक्टर हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। पहला तो ये कि अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है उसकी कमांड किसके हाथ में आती है और उसका आउटलुक क्या रहता है, और कमांड आने के बाद उसका पहला फैसला क्या होता है, क्योंकि वो फैसला बहुत चीज़ों को तय करेगा। और दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अलग अलग हिस्सों में विश्व के चल रही है, उसमें हर सिचुएशन में ट्रंप साहब का कोई ना कोई रोल है। तो वो रोल किस तरह से पुख्ता माना जाए, क्योंकि आने वाले समय में ही पता चलेगा। हाँ, वो आज जो कह रहे हैं क्या वो कल होगा जी, या वो कल जो कह रहे हैं क्या वो परसों होगा। तो ये अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा जो है मतलब जगह देता है, जिस वजह से जो बाजार हैं, वैश्विक बाजार हैं, उनमें आपको लगेगा कि एक बयान आने के तुरंत बाद उसमें कुछ न कुछ उठापटक दिखती है। जी। All right, moving on. Prime Minister Narendra Modi has said that the India-EU free trade agreement fully aligns with the vision of making India a developed country. Sharing an article written by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal in a social media post, the Prime Minister said that the government has delivered a transformative agreement that expands markets, creates jobs, and protects the country's core interests. Earlier, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India will not have to pay any tax for its exports to the European Union as soon as the free trade agreement comes into effect. In an interview, Mr. Goyal said the country can now aspire to do over textile exports of $50 billion. He added this will also help to create new job opportunities. World Bank President Ajay Banga has said that India has demonstrated that it can show exceptional growth. Talking to media persons in Bhubaneswar, he said India will absolutely achieve growth rate as projected in the economic survey. Mr. Banga said the level of infrastructure investment that has happened in India in the last 10 years is quite admirable. ये जो हमने यूरोप के साथ अभी मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है, इसकी बहुत चर्चा है और शायद ये एक बहुत बड़ा कदम भी है, क्योंकि जो हमारे निर्यात को जो नुकसान हो रहा था या जो उनको एक तकलीफ हो रही थी, उसको कितनी मदद मिलने की उम्मीद है फौरी तौर पे, और लंबे समय के लिए ये समझौता भारत के आर्थिक हितों को वैश्विक परिदृश्य में कितना मजबूत बनाएगा? देखिए, फौरी तौर पर यानी कि शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि वो एक्सपोर्टर्स जो कि केवल अमेरिकी बाजार पर निर्भर थे और जिस तरह से टैरिफ की मार और ये कन्फ्यूजन जो जिसे कहा जाए पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक रहा, तो उनका काफ़ी नुकसान हुआ। अब उनके पास एक और नया बड़ा बाजार है
यूरोप के लगभग 2 दर्जन देश हैं जहां पर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। जहां तक लॉन्ग टर्म सिचुएशन की बात करें तो जैसा कि नुकसान की भरपाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नुकसान की भरपाई होनी है, इसीलिए यही उसी दिशा में ये कदम है, क्योंकि आप केवल एक ही देश पर या एक ही बाजार पर कैसे निर्भर रह सकते हैं। और जिसे वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ्स जिसे कहा जा रहा है, वो अगर आज एक राष्ट्रपति ने किया है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल को कोई दूसरी सरकार आएगी या तीसरी सरकार आएगी तो वो नहीं करेंगे, या कोई दूसरा देश होगा, कोई दूसरा बाजार होगा तो वो नहीं करेगा। तो ऐसे में अपने ऑप्शंस बनाए रखना, अलग अलग जगहों पर बाजार की तलाश रखना, इस तरह के एग्रीमेंट्स करना, ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। और लॉन्ग टर्म की जो आप बात कर रहे थे, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो जैसा कि पीयूष गोयल जी ने कहा कि सेक्टर वाइज टेक्सटाइल सेक्टर की बात ले लीजिए आप, $50 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर में भारत की दो वजह से मैं यहाँ पे इसका जिक्र कर रहा हूँ। आपने टेक्सटाइल का बड़ी मात्रा में यहाँ पे रोजगार उत्पन्न होता है, और जो रोजगार होता है वो औद्योगिक के साथ छोटे स्तर पे भी बहुत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्सटाइल के सेक्टर में जो और बाकी देश हैं, जिनमें से एक हमारा पड़ोसी देश भी है जिसको माना जाता है कि उसका सिक्का चलता है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ये बेहतरीन तरीका है। आपने एक अलग बाजार ढूंढा करने के लिए, आपने एक अलग जगह ढूंढी, आप अपने एक अलग तरीके से गेम खेल रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है कि ये एक लॉन्ग टर्म आउटलुक में इसे मानता हूं। Yes, it will also give a fillip to all the MSMEs because most of these sectors are labor intensive. Indeed. All right. Well, citing the free trade agreement sealed between India and the EU recently, United Nations Chief Antonio Guterres underlined the need to support multipolarity, emphasizing that global problems will not be solved by one power. The UN chief stressed the need to support multipolarity for a stable world in which peace can be sustained. भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कल से नई दिल्ली में होगी। इसकी सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात कर रहे हैं। अरब देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव इस बैठक में भाग लेंगे। यह भारत और अरब के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इस बीच नई दिल्ली में भारत और अरब के वरिष्ठ अधिकारियों की चौथी वार्ता भी हो रही है। इस तरीके के, जिस तरह के भी हमने जिक्र किया कि अगर यूरोप के साथ इस तरह के मामले होते हैं, और अगर हम मिडिल ईस्ट को देख लेते हैं, अरब देशों को देख लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा बाजार है, समृद्ध बाजार है। वहां से हमारे आर्थिक और व्यापारिक हित कितने सुरक्षित होते हैं अगर इस तरह के कुछ रास्ते निकलते हैं, क्योंकि 1 to 1 जब बातें होती हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी जी बिल्कुल। और न केवल समृद्ध बाजार है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, बल्कि हमें तो इंपोर्ट के नज़रिए से भी देखना होगा, क्योंकि हमें तो जो तेल है उसके लिए बहुत मधुर रिश्ते चाहिए, बहुत बेहतरीन संबंध चाहिए इन देशों के साथ। तो अगर तेल के साथ अगर ट्रेड एग्रीमेंट भी जुड़ जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार भारत की अगर विदेश नीति की तरफ थोड़ी सी नज़र डाल के देखें तो जो अरब देश हैं या फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिश्तों को धीरे धीरे करके कैसे और मजबूत बनाया जाए, क्या और नए आयाम उसमें लेके आए जाएं, इस पर खासी नज़र है। केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल एक एस्पेक्ट उसको देखें, आप उसको होलिस्टिक तरीके से देखिए, नज़र लगाइए, नज़र डाल के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि केवल ट्रेड एग्रीमेंट या केवल तेल की बात नहीं है। जी। कुछ खबरों के बाद एक अच्छी खबर। 23 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $8 अरब से अधिक की बढ़त से $709 अरब के ऊपर दर्ज हुआ। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान स्वर्ण भंडार $5 अरब 60 करोड़ बढ़कर $123 अरब के स्तर पर रहा। मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां $2 अरब 30 करोड़ बढ़कर $562 अरब 80 करोड़ के स्तर पर दर्ज हुई। यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं में बदलाव से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में बदलाव हुआ है। इस दौरान विशेष निकासी अधिकार यानी एचडीआर $3 करोड़ 30 लाख बढ़कर $18 अरब 70 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक का सुरक्षित भंडार भी $1 अरब 80 लाख बढ़कर $4 अरब 70 करोड़ हो गया। All right, so India very comfortable with the foreign exchange reserves. Moving on to energy. India Energy Week 2026 concluded today with Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri calling the 4th edition reassuring and impactful. Here's more from our correspondent. Minister Puri said in closing ceremony of India Energy Week that the event saw large participation from global CEOs and strong interest from international companies, with several deals signed in the energy, gas and shipping
shipping sectors. The minister noted that new global players are keen to collaborate with Indian firms. He said India Energy Week has already become the world's second largest energy platform and is unique for covering multiple sectors such as green hydrogen, compressed biogas, small modular reactors, and emerging technology. This is Mahesh Sopade for Akashvani News, Panji. विशाल, बहुत संक्षेप में, ऊर्जा भी बहुत बड़ा व्यापारिक माध्यम है और साथ ही साथ एक मतलब मूलभूत जरूरत भी है। अगर ऊर्जा में इतना ज्यादा फोकस हो रहा है, ये भी मैं दोनों चीजों से पूछूंगा, हमारे लिए संभावनाएं और हमारे लिए व्यापारिक। बिल्कुल, हमारे लिए संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं और व्यापार के नजरिए से देखें तो, और इसका एक नमूना इसी बात में दिखता है कि हम लोग जैसे कहें कि एक फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना था उसका जो फाउंडर मेंबर है वो भारत था। उसको पुश हम लोगों ने किया, उसकी पहली बैठक यहाँ पर हुई। तो हम केवल एनर्जी सोर्सेज में केवल ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, और ख़ास तौर पे विंड एनर्जी को लेकर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी हुई हैं। सोलर एनर्जी को लेकर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। स्कीम प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से चल रही है, हर घर सोलर जो स्कीम, जी बिल्कुल, तो उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। यानी कि हम ब्रांच आउट कर रहे हैं, ना केवल हमारा टारगेट केवल ये नहीं है कि हम केवल एसडीजी गोल्स को ही मीट करें, हमारा टारगेट ये भी है कि हमारी जो कंजम्पशन है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज की, उसको कैसे थोड़ा सा कम किया जा सके, क्योंकि उसमें हमारा बहुत पैसा खर्च हो रहा है। जी, राइट। Moving on to oil. When you talk of energy, you can't leave out oil. Global crude oil prices fell today on signs that the United States may engage in dialogue with Iran over its nuclear program, easing concerns about potential supply disruptions stemming from a possible U.S. attack. Brent crude was trading 0.4% down at $70.41 per barrel, and WTI crude was trading 0.5% lower at $65.06 per barrel when reports last came in. And moving on to what else? Gold, which Indians love. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 5.3% down at 1,61,440 rupees per 10 grams. Silver was trading 12.4% lower at 3,52,640 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 5% की गिरावट से 1,60,952 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 11.6% के नुकसान से 3,53,300 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। विशाल, यहां जरूर सोना और चांदी ने इतनी तेज दौड़ लगाई थी, संभवतः शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और अगर कल की बात करें, कल 4 लाख के उच्चतम स्तर को भी चांदी ने छुआ था, लेकिन आज अगर उसमें इतनी बड़ी गिरावट होती है, तकरीबन 11-11.5% की, क्या ये सारा स्पेकुलेशन था? इसके पीछे कुछ वाजिब कारण थे, या अभी भी ये अपने एक व्यावहारिक या स्वाभाविक स्तर पे नहीं है? देखिए, मेरा मानना है कि जो गिरावट दर्ज हुई है वो केवल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दर्ज हुई है, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और अपने श्रोताओं के साथ भी उससे ज़्यादा समझने में शायद थोड़ा सा आसानी आ सके कि बावजूद इस गिरावट के चांदी और सोना दोनों लगातार 6ठे महीने और 8वें महीने अपनी सबसे जिसे कहा जाए कि ऊंची प्राइस, हाईएस्ट प्राइस पर हैं। और केवल इतना ही नहीं, अगर हाईएस्ट मंथली गेन की बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग सोने में हाईएस्ट मंथली गेन लगभग 45 साल बाद होगा जी। जनवरी 1980 में ऐसा देखने को मिला था, उसके बाद ऐसा है। और चांदी का अगर मंथली गेन की बात करें तो वो लगभग 50% के आसपास है जनवरी के महीने में, बावजूद इसके कि हम उस गिरावट की बात कर रहे हैं जिसका अभी आपने जिक्र किया। यानी कि ये दर्शाता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स की तरफ देखें, नज़र डालें तो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का ने याद दिलाई है 2008 की। 2008 में इसी तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। ये कोई डराने या समझाने की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। Well, the jewelers are complaining that people are now coming with the old gold and the actual sales of the gold jewelry has come down. Yes. विशाल, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। जी, benchmark domestic indices decline. Sensex dips nearly 300 points. Nifty settles at 25,321. Most Asian stock markets end in negative territory, and in bullion market, gold and silver prices fall. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goyal, and our expert Vishal Daya. Signing off. Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।